कहानी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जो अपने बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कैरेबियन सी के बीचों बीच आई होती है। यहाँ सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा होता है। बेन की माँ जूलिया स्विमिंग करने के लिए समंदर में कूद जाती है, जबकि बेन और उसके पिता टॉम फिशिंग में व्यस्त होते हैं। लेकिन तभी अचानक जूलिया को महसूस होता है कि समंदर में उसके आसपास कोई बहुत बड़ी चीज घूम रही है, और तभी अचानक कोई उसे समंदर के नीचे खींच लेता है। बोट पर लगे सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं, लेकिन बेन और टॉम इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वे फिशिंग में बिजी रहते हैं। वहीं डूबती हुई जूलिया खुद को बचाने की कोशिश करती है और टॉम को जोर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन कोई नहीं सुन पाता। तभी उसे महसूस होता है कि समंदर का पानी पीछे की ओर जा रहा है। अब टॉम भी इस अजीब हरकत को नोटिस कर लेता है। वह जूलिया को पानी में देखता है और तुरंत उसे बचाने के लिए समंदर में कूद जाता है। वहीं बेन बोट का इंजन स्टार्ट करके उसे उनके पास ले आता है। टॉम किसी तरह जूलिया को डूबने से बचा लेता है और उसके बाद बेन और केसी दोनों को बोट पर खींच लेते हैं। इस तरह जूलिया की जान बच जाती है। बोट पर आते ही टॉम अपनी बेटी केसी पर गुस्सा करता है। वह कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें पता है ना, जो भी स्विमिंग के लिए जाएगा उस पर किसी एक को नजर रखनी होगी। तुमने ये रूल क्यों तोड़ा? अगर तुम्हारी मॉम को कुछ हो जाता तो क्या होता? केसी शर्मिंदा होकर सॉरी कहती है। सब लोग बात को आगे नहीं बढ़ाते और फिर बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसी दौरान केसी के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वह नोटिस करती है कि उसके पीछे शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। यह देखकर केसी परेशान हो जाती है क्योंकि वे लोग समुद्र के बीचों बीच हैं और किसी सेफ जगह पर नहीं हैं। वह यह बात अपनी माँ बाप को बताती है। इसके बाद सब लोग बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। जांच के दौरान वे नोटिस करते हैं कि बहुत सारी वेल्स और शार्क्स उनकी बोट के आसपास घूम रही हैं। टॉम जानता है कि वेल्स ऐसा तभी करती हैं जब कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। अब उन्हें अंदाजा हो जाता है कि एक भयानक तूफान आने वाला है, लेकिन इससे पहले उन्हें शार्क से निपटना होगा। तभी अचानक उनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है। टॉम नीचे पानी में जाकर चेक करता है और देखता है कि बोट के नीचे एक बड़ा डेंट पड़ चुका है जो शायद किसी विशाल शार्क ने मारा था। जब टॉम वापस आता है तो वह पूरी तरह घायल होता है। जूलिया उसके जख्मों पर टांके लगाती है। टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि उस डेंट की वजह से अब बोट आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, किसी से मदद मांगने की कोशिश करना, लेकिन वहां सिग्नल नहीं होते। कम्युनिकेशन डिवाइस कोई भी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होता। इस मुश्किल वक्त में टॉम खाने पीने का सामान चेक करता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन का पानी बचा होता है और थोड़ा बहुत खाना। उन्हें बस इस बात की तसल्ली होती है कि वे एक शिपिंग रूट पर हैं, तो शायद कोई जहाज उन्हें देख ले। तभी अचानक बाहर से एक जोरदार आवाज आती है। जब वे देखते हैं तो एक विशाल मिट्योर उनकी ओर बढ़ रहा होता है। वह उनकी बोट से टकरा सकता है। बचने के लिए टॉम जल्दी से बोट स्टार्ट करता है, लेकिन उसे पता है कि ऐसा करने से इंजन बर्बाद हो सकता है, और वैसा ही होता है। बोट का इंजन फट जाता है और दूसरा मिट्योर भी उनकी दिशा में आने लगता है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वे सब नीचे जाकर लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं। इसके बाद एक जबरदस्त धमाका होता है और सब लोग बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे पाते हैं कि वे जिंदा हैं, हालांकि सबको चोटें आई होती हैं। हैरानी की बात यह थी कि बोट में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था, लेकिन वहां से पानी अंदर नहीं आ रहा था। जब फैमिली बाहर निकलती है तो वे देखकर दंग रह जाते हैं। बोट के आसपास मछलियां जमीन पर पड़ी होती हैं और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पत्थरीले पहाड़ दिखाई दे रहे होते हैं। जगह ऐसी लगती है जैसे वे किसी दूसरे ग्रह प्लैनेट पर आ गए हों। जहां कल तक समंदर था, अब वहां सिर्फ सूखी धरती और गहरे गड्ढे थे। अब टॉम जल्दी से अपना कंपास निकालता है और डायरेक्शन देखने लगता है। तभी उसे सब समझ में आ जाता है कि जमीन के साथ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। धरती के पोल बदल गए हैं। नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया है और साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल चला गया है। इसी वजह से जहां पर पहले जमीन थी वहां अब समंदर का सारा पानी चला गया, और जहां पर समंदर था वहां अब सूखी जमीन बन चुकी है। इस सच्चाई का पता लगने के बाद सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन इससे भी डरावनी बात टॉम उन्हें बताता है कि इस बदलाव के दौरान जो इंसान जमीन पर थे वे सब शायद मर चुके होंगे। अब केसी यह सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो खुद को कैबिन में बंद कर लेती है। जूलियन अपने बच्चों को संभालने लगती है, जबकि टॉम सारे बर्थडे बलून्स हवा में छोड़ देता है ताकि अगर कोई जिंदा इंसान आसपास हो तो उसे वह बलून्स दिख जाए। अब टॉम रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसे पूरा यकीन होता है कि कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसे सच में जवाब मिल जाता है।
यह जवाब एक कैप्टन की तरफ से आता है जो समंदर की शिफ्टिंग की कहानी पहले से जानता था, क्योंकि वह भी अपनी सबमरीन में था। कैप्टन टॉम को बताता है कि धरती के जो पोल बदले हैं वह लगभग 1 हफ्ते में फिर से अपनी जगह पर लौट आएंगे, यानी 1 हफ्ते बाद समंदर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, लेकिन उस वक्त उसकी लहरें बेहद खतरनाक होंगी। कैप्टन टॉम से कहता है, तुम अपने परिवार को किसी ऊंची जगह पर लेकर जाओ, क्योंकि वहीं पर तुम्हारे बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। यह बात सुनते ही जूलियन अपने बच्चों को पैकिंग करने के लिए कहती है। टॉम कैप्टन से बोलता है, आपकी सबमरीन में तो बचने के चांसेस ज्यादा हैं, क्या आप मेरे बच्चों को वहां रख सकते हैं? कैप्टन जवाब देता है, मैं रखना तो चाहता हूं, लेकिन नहीं रख सकता। मेरी सबमरीन में मेरा एक साथी मर चुका है और वहां सिर्फ 2 लोगों की जगह है। मैं एक को तो रख सकता हूं, लेकिन दूसरा बाहर ही रहेगा। अब टॉम उससे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मेरे दोनों बच्चों को किसी तरह अपनी सबमरीन में रख लो, इसके बदले में जो कहोगे मैं करूंगा। कैप्टन उसकी बात मान जाता है। इसके बाद टॉम सबमरीन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और अपनी वाइफ जूलियन को बताता है, हम सिर्फ 2 दिन में वहां तक पहुंच सकते हैं, यानी समंदर का पानी लौटने से पहले हम अपने बच्चों को सुरक्षित वहां पहुंचा देंगे। अगली सुबह पूरी फैमिली सफर के लिए तैयार होती है। तभी टॉम देखता है कि दूर से एक अजीब सा आदमी अपने डॉग के साथ उनकी तरफ आ रहा है। वह आदमी जख्मी लगता है, इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए जाता है और उसे पानी भी देता है, लेकिन वह आदमी पानी पीने के बाद शुक्रिया कहने के बजाय उसी पर अटैक कर देता है और यह सब दूर खड़ी जूलियन देख लेती है। वह आदमी अपने पास पड़े चाकू से टॉम पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। यह देखकर जूलियन जल्दी से बोट के अंदर जाती है और कैबिन में अपने दोनों बच्चों को लॉक कर देती है। इसके बाद वह केसी को फ्लेयर गन देती है और कहती है, इसका इस्तेमाल तब करना जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। अब वह यह बात कर ही रही होती है कि वह आदमी उनकी बोट तक पहुंच जाता है। खुद को बचाने के लिए जूलियन वॉशरूम में चली जाती है, जहां जाकर वह अपने जख्मों को सील करना शुरू कर देती है। अब यहां पर वह किलर बोट पर छानबीन करना शुरू कर देता है और जैसे ही उसे वहां खाना मिलता है वह उसे खाने लगता है। इसे देखकर लगता है कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। खाना खाने के बाद जब वह जूलियन को ढूंढने जाता है तो उसे पता चलता है कि जहां से आवाज आ रही थी वह केबिन खाली है। दरअसल जूलियन बोट पर बने छेद से भाग चुकी होती है, लेकिन उस आदमी का डॉग जूलियन को देख लेता है और मजबूरी में जूलियन को उस डॉग को चुप कराने के लिए मारना पड़ता है। इसके बाद वह खुद बोट के नीचे छुप जाती है। हालांकि किलर उसे नहीं ढूंढ पाता, लेकिन जब वह अपने डॉग को मरा हुआ देखता है तो समझ जाता है कि जूलियन बोट से बाहर है। अब जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरता है, जूलियन वापस बोट के ऊपर जाकर एक टूटी हुई शीशी से रास्ता बनाते हुए फिर से अंदर आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर में जूलियन फिर से उस आदमी के हाथों पकड़ी जाती है। वो उसके बालों से पकड़कर उसे बहुत मारता है और टॉर्चर करने लगता है। वो जूलियन का गला दबाने लगता है। अब जूलियन किसी तरह खुद को बचाने के लिए उस किलर से लड़ने लगती है। केसी, जो यह सब केबिन से देख रही होती है, उसे याद आता है कि यह फ्लेयर गन इस्तेमाल करने का सही वक्त है। वह फ्लेयर गन चला देती है, जिससे उस आदमी को ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन उनकी बोट में आग लग जाती है। अब जूलियन जल्दी से अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए वहां से बाहर निकलती है। बोट से निकलते वक्त वह किलर एक बार फिर से जूलियन पर हमला करता है, लेकिन इस बार जूलियन उसे लात मारकर पीछे गिरा देती है। बाहर आने के बाद केसी और बेन अपने पिता की डेड बॉडी देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ इतना कुछ हो जाएगा। बेन खुद को इस सब का जिम्मेदार मानता है। अगर वह कलरफुल बूंस नहीं छोड़ता तो शायद वह आदमी उन्हें देखकर यहां तक नहीं आता। अब जूलियन भी अपने हस्बैंड से लिपट कर रोने लगती है, लेकिन तभी वह देखती है कि वह किलर उनकी जलती हुई बोट से बाहर निकल आता है। अब यहां रुकना सेफ नहीं था, इसलिए जूलियन अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से भागती है। भागते भागते ये लोग काफी थक जाते हैं, इसलिए ये एक पहाड़ी के पीछे आराम करने के लिए रुकते हैं। उन्हें लग रहा था कि किलर ने शायद अब तक इनका पीछा छोड़ दिया होगा। बेन यहां पर भी रो रहा होता है तो केसी उसे हौसला देते हुए साफ पानी देती है, लेकिन बेन पानी पीने से इनकार कर देता है। अब ये बातें कर ही रहे होते हैं कि जूलियन देखती है वो किलर अभी भी उनके पीछे है। अब ये लोग उस किलर से बचने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते ये काफी थक जाते हैं और जब पीछे मुड़कर देखते हैं, किलर अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। अब ये लगातार आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर जहरीला पानी मौजूद होता है। हालांकि यहां से गुजरना बेहद खतरनाक था, लेकिन फिर भी जूलियन अपने बच्चों को पार करने के लिए कहती है। यहां से गुजरते वक्त इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जूलियन को एहसास होता है कि बन डिहाइड्रेटेड हो चुका है।
उनके पास सिर्फ कुछ बूंदें पानी की बची होती हैं जो वह पीने के लिए बन को देती हैं। अब यहां पर बेन की सिस्टर हिम्मत हार चुकी है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि वो लोग यहां पर जिंदा रह पाएंगे, यानी कि वो अपनी मौत को मान चुकी है और वह दोनों से भी यही करने के लिए कहती है। लेकिन जूलियन उसे डांटती है और कहती है, चुप रहो, जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही करो, हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। जूलियन के कहने पर ये लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और रास्ते में इन्हें एक प्लेन दिखता है। ये उस प्लेन के अंदर छुप जाते हैं। यहां पर जूलियन आखिरी बार अपनी फैमिली की फोटो देखती है जो उन्होंने उसी रात ली थी। ये सभी लोग उस फोटो को देखकर टॉम को याद कर रहे होते हैं। अब यहां पर केसी और बेन सो जाते हैं, लेकिन जूलियन बेचैन होती है। वह प्लेन से बाहर आ जाती है और तभी वह देखती है कि वह किलर तक पहुंच गया है और जैसे ही वह किलर इसके करीब आता है ये उस पर अटैक कर देती है। इस बार जूलियन बहुत ही गुस्से में होती है और उस किलर पर इतने स्टेप करती है कि उसकी मौत हो जाती है। अब अगली सुबह जब ये उठते हैं तो ये देखते हैं कि उस किलर की बॉडी बहुत बुरी हालत में है। इससे इन लोगों को अंदाजा हो जाता है कि यह खाली समंदर भी कितना खतरनाक है। इसके बाद इन्हें वहां तक पहुंचना होता है जहां पर वह कैप्टन की सबमरीन थी। यहां पर जूलियन अपना मैप निकालती है और इसी दौरान बेन को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। वह पास के तालाब से पानी पीने लगता है। हालांकि जूलियन ने उसे वहां से पानी पीने से मना किया था क्योंकि वह पानी जहरीला था, लेकिन बीन इतना प्यासा होता है कि वह वहीं पानी पी रहा होता है। तभी वहां पर जूलियन आकर उसे सिर से पकड़कर पानी से बाहर निकाल देती है। पानी पीने की वजह से बेन बीमार हो जाता है, इसलिए जूलियन और केसी वहां पर एक शेल्टर बनाते हैं जहां पर वह लोग कुछ देर आराम करते हैं। तभी जूलियन को वहां पर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह पास जाकर देखती है तो वहां बहुत सारे केकड़े होते हैं जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग वहां से भागना शुरू करते हैं और इन्हें दूर एक बड़ी कार्गो शिप दिखाई देती है। इस शिप के अंदर बहुत सारे कंटेनर होते हैं और उन्हीं कंटेनर्स के अंदर कुछ लोग पनाह लिए हुए होते हैं। इन तीनों को देखते ही वह सभी लोग एक कंटेनर के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। जूलियन कंटेनर के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगती है, दरवाजा खोलने की भीख मांगती है। उनके पीछे बहुत सारे केकड़े थे जो उनकी तरफ आ रहे होते हैं। उनसे बचने के लिए जूलियन और उसके दोनों साथी कंटेनर के ऊपर चढ़ने लगते हैं। जैसे ही जूलियन ऊपर चढ़ती है एक केकड़ा उसे काट लेता है, लेकिन वह किसी तरह उसे हटाकर ऊपर पहुंच जाती है। अब जूलियन अपने जख्म को बांध लेती है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद केसी और बन देखते हैं कि वह केकड़े उस कंटेनर को काटते हुए अंदर चले जाते हैं और अंदर मौजूद उन लोगों पर हमला कर देते हैं। वह लोग अपने पास मौजूद हथियारों से केकड़ों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन केकड़ों की गिनती बहुत ज्यादा होती है। वे उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। अगली सुबह जब जूलियन को होश आता है तो वह देखती है कि उसके दोनों बच्चे वहां नहीं हैं। वह पूरी तरह डर जाती है क्योंकि इतने खतरनाक बीहड़ में कोई भी आसानी से मर सकता है। जूलियन अपने बच्चों को खोने पर रोने लगती है, लेकिन तभी दूर से उसे केसी और बन आते हुए दिखते हैं जो दरअसल खाने और हथियारों की तलाश में गए थे। अब यह देखकर जूलियन की जान में जान आती है। वह अपने केकड़े के काटे हुए जख्म को ठीक करती है, जबकि बन अपने इकट्ठा किए हुए वेपन्स को सेट करने लगता है। इसके बाद जूलियन कैप्टन से कांटेक्ट करती है, जिस पर वह बताती है कि मेरे ऊपर भी केकड़ों ने हमला किया है और अब मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूं। कैप्टन कहता है कि मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। साथ ही वह यह भी बताता है कि समंदर का पानी वापस अपनी जगह आने वाला है और इसी वजह से यह समुद्री जीव सी क्रिएचर्स भी वापस लौट आए हैं। अब इन लोगों को यह भी नहीं पता होता कि सबमरीन तक जाने के लिए कौन सी दिशा में जाना है, क्योंकि इतनी भागदौड़ में उनका मैप कहीं गिर गया होता है। इसलिए कैप्टन अपनी फ्लेयर गन से हवा में फायर करता है और बेन उसे देख लेता है। ये लोग तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना अब उन्हें नामुमकिन लग रहा होता है, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए उन्हें टॉक्सिक वेस्ट जहरीले इलाके से गुजरना पड़ता है, जहां से गुजरते हुए वे बीमार भी पड़ सकते हैं और उनकी जान भी जा सकती है। केसी को अपनी मां पर शक होने लगता है कि अब वह शायद नहीं बच पाएंगी, इसलिए केसी अपनी मां से बहस करने लगती है। लेकिन जूलियन अपने बच्चों को डांटते हुए कहती है, आगे बढ़ो, हम यहां रुक नहीं सकते। अब जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, इनकी किस्मत फिर से इन्हें धोखा दे देती है। वहां पर लैंडस्लाइड होने लगता है और जूलियन, जो सबसे पीछे थी, उसके आगे एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है। वह वहीं पर फंस जाती है। केसी अपनी मां को छोड़कर आगे बढ़ना नहीं चाहती, लेकिन जूलियन उसे कसम देती है, तुम हर हाल में अपने भाई को बचाना। अब केसी मन मारकर अपने भाई बन को लेकर आगे बढ़ती है। जब वे सबमरीन तक पहुंचते हैं तो वहां उन्हें कोई नहीं मिलता।
वे जोर जोर से सबमरीन का दरवाजा खटकाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कैप्टन आता है, जो बुरी तरह से जख्मी होता है। वह बताता है, देखो, अब मेरे बचने के चांसेस ज्यादा नहीं हैं और सबमरीन में सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं। यह बात सुनकर केसी तुरंत पीछे भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जूलियन की ओर फिर से केकड़ों का सैलाब आने लगता है। जूलियन अपनी गन से उन सब पर फायर करती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। अब इससे पहले कि कोई केकड़ा उस पर हमला करे, केसी ऊपर से उसका हाथ पकड़ लेती है और आखिरकार उसकी मदद से जूलियन वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। ये तीनों भागते हुए सबमरीन तक पहुंचते हैं और अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे वह केकड़ों का झुंड भी आ रहा होता है। तभी एक भयानक, कई फीट ऊंची समंदर की लहर उनकी तरफ आती है, जो देखने में बहुत खौफनाक लग रही होती है। वह लहर जोर से सबमरीन से टकराती है, जिससे ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। जब जूलियन को होश आता है तो वह देखती है कि उनकी सबमरीन अब पानी में नहीं है, बल्कि वह बड़ी समंदर की लहर उन्हें बहाकर एक शहर में ले आई है, जो अब पूरी तरह तबाह हो चुका है। उसे देखकर साफ समझ में आता है कि जमीन से इंसानों का सफाया हो चुका है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता।